हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भारत का विभाजन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसके एक दिन पूर्व अर्थात 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान के निर्माण के लिए बहुत सारे ऐसे कारक थे जिन्होंने इनके निर्माण की भी पृष्ठभूमि का निर्माण किया और आगे चल करके यह खंडित हुआ, जिसने देश को एक दंश या अभिशाप दिया। इसे हम बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके कारणों का सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसे पॉइंट वाइज। तो हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय नेतृत्व की अविवेकपूर्ण नीतियां। ये जो थी हमारे भारत विभाजन के सबसे महत्वपूर्ण कारक थी। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने क्या किया कि प्रारंभ में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सभी को लगा कि यह देश की आकांक्षाओं और हितों को पूरा करेगी, लेकिन अंग्रेजों के लिए एक प्रकार से मात्र सेफ्टी वॉल्व के रूप में थी, जो भारतीयों को प्रतिरोध को शांत करने का एक उपाय थी। आगे चल करके प्रथम 2 दशकों के बाद लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इसके अलावा अरविंद घोष जैसे नेताओं ने जब आगे की कमान संभाली तो उन्होंने उग्रपंथी विचारधारा का समर्थन किया और देश को प्राचीन गौरवमय अतीत की महिमा मंडन करके राष्ट्रीय गौरव और चेतना को जगाने का प्रयास किया, ताकि स्वराज की आकांक्षाओं को सिद्ध किया जा सके। इसी कड़ी में उनके द्वारा जो विचार प्रस्फुटित किए गए, उसमें राष्ट्रीय गौरव की अपेक्षा धार्मिक विश्वास और धार्मिक महत्वता को विशेष महत्व दिया जाने लगा। इसी प्रकार गांधी जी के द्वारा हमने देखा कि हरिजन सेवा, इसके अलावा हिंदी हिंदुस्तान, इसके अलावा गौरक्षिणी सभा, इनकी स्थापना, राम राज की उद्घोषणा, इसका अर्थ मुसलमानों ने अलग ढंग से लिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाया, फिर गणेश जयंती मनाई, कालीपंथ समुदाय का कालीपंथ संप्रदाय जो चलाया गया अरविंद घोष के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ हिंदू नेता जो थे, जो कि कांग्रेस के तो सदस्य थे ही, जैसे बाल गंगाधर तिलक, और इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण नेता थे जो कि कांग्रेस के साथ साथ हिंदू महासभा और इसके आर्य समाज, इस तरह की संस्थाओं के भी सदस्य थे, जो हिंदुत्व की प्राचीन महिमा मंडन करके और उन्होंने इस तरह का माहौल तैयार किया जिसमें मुसलमानों को सदैव भय व्याप्त हुआ कि अगर भारत को स्वतंत्रता मिलती है तो भारत का नेतृत्व उन्हें, हिंदुओं का नेतृत्व उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसी कारण हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण हिंदू और मुसलमान में अलगाववाद की भावना निहित होने लगी। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है सर सैयद अहमद खां का अलगाववाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर सैयद अहमद खां मुस्लिम उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने मुस्लिमों के उत्थान के लिए एक मार्ग सुझाया कि पश्चिमी शिक्षा को अपनाया जाए और साथ ही साथ अंग्रेजों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें। और भारत में हिंदू जो थे वो स्वशासन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सर सैयद अहमद खां के विचारों से यह मेल नहीं खाता था और उन्होंने प्रयास किया कि मुस्लिम वर्ग जो है वो पश्चिमी शिक्षा को तो अपनाए, साथ ही साथ अंग्रेजों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखे। इसी दौर में जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो कई मुस्लिम वर्गों ने इसमें सहयोग नहीं किया, जिसके जवाब में अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ। उन्होंने मुसलमानों को अतिवादी बंगाली जो हिंदू थे उनके विरोध में इस्तेमाल करना शुरू किया और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खां की अलगाववाद की जो नीति थी वो अंग्रेजों के लिए फूट डालो शासन करो नीति का एक महत्वपूर्ण आधार बना। तीसरा पॉइंट हम देखें तो ये है हिंदू संगठनों का
उग्र हिंदुत्व, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे नेता जो थे उग्र हिंदुत्ववाद की नीति का अनुसरण कर रहे थे, और इस कारण से मुसलमानों को भय होने लगा कि अगर हम भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और हम अगर उस स्वतंत्र भारत में रहेंगे तो हमें हिंदुओं का नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू संगठन जो है निरंतर उग्रपंथी विचारधारा और उग्र हिंदुत्व की बात को महिमा मंडन कर रहे थे, जिससे मुसलमानों को जोड़ पाना संभव नहीं था। चौथे पॉइंट की बात करें तो हमारा फोर्थ पॉइंट है उत्तर पश्चिम की भौगोलिक स्थिति। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा पाकिस्तान के विभाजन का। हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी का इलाका था, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र, उसके अलावा पंजाब आदि क्षेत्र आते थे, और ये एक दूसरे से सटे हुए थे। इनकी भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी, और साथ ही साथ यहाँ मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा थी। इसी आधार पर चौधरी रहमत अली और सर मोहम्मद इकबाल ने पहली बार अलग प्रांत के निर्माण की मांग उठाई, जो पाकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस भौगोलिक कंडीशन अर्थात भौगोलिक स्थिति ने भी मुसलमानों को अलग राज्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और पांचवा कारक के रूप में अगर हम देखें तो हम पाते हैं लीग की अलग राज्य की मांग। तो मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना हुई थी, अलग राज्य की मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं, और 1940 में इन्होंने अलग राज्य की मांग को रखते हैं। जो उत्तर पश्चिम का पश्चिमोत्तर प्रांत था, उनको मिलाकर एक अलग पाकिस्तान राज्य के निर्माण की मांग को रखते हैं। और आगे चल करके 16 अगस्त 1946 को इसके विरोध में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाई। और इनका जो स्थिति थी वो इतनी ज्यादा दुर्भावनापूर्ण और धार्मिक कट्टरतापूर्ण हो गई थी कि उस समय भारत को एकीकृत और अखंड बनाए रखना बिल्कुल असंभव सा हो गया था। इसी क्रम में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और 14 अगस्त को पाकिस्तान पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, और इस प्रकार भारत का विखंडन हो जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार भारतीयों की एकता को किस प्रकार अंग्रेजों ने तोड़ा। उन्होंने भारतीयों के अंदर छिपी हुई कमजोरियों को उभार कर उनके बीच फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाते हुए उनकी एकता को तोड़ दिया, और भारतीय भी उनकी अंग्रेजों की कुटिल चाल को समझ नहीं पाए। इसी का परिणाम हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। तो आज के लिए हम यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।